आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हम जो मेथड आज हम करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड। ठीक है, इसको हम यूसी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने यही यूसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने 10.2 और 10.3 दोनों एक्सरसाइजेज करनी है। ठीक है, बुक में जो 10.2 है वो किसी और मेथड से की हुई है, आप लोगों ने उसको यूसी मेथड से या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड से ही करना है। ठीक है, अब यूसी मेथड क्या है? अच्छा, इससे पहले हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की है। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने जो हमने की थी वहाँ पर हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या था? जस्ट वाई सी। ठीक है, जब भी हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे तो उसमें वाई सी जो होगा वो ही, इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, मैं इसको मज़ीद क्लियर करके लिख देता हूँ। वाई सी ये क्या चीज़ है? इसको हम क्या लिखेंगे? कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इसको हम सी एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई सी जो भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इज ए जनरल सॉल्यूशन, जो कि हम 10.1 में कर चुके हैं। बट नाउ इन, अब क्योंकि हम आज नॉन होमोजीनियस कर रहे हैं तो इन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस द जनरल solution is y is equal to yc प्लस yp। तो यहाँ पर yp क्या है? yp इज इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो होमोजीनियस में हम जो होमोजीनियस लीनियर और हायर ऑर्डर फर्स्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उसमें हमें वाई पी फाइंड करना नहीं होता, हमने सिर्फ वाई सी फाइंड करना होता है और
उसका सोल्यूशन फाइंड करना, और वो वही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। जब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो फिर वाई सी के साथ साथ हमें वाई पी भी फाइंड करना पड़ता है, फिर उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बनता है। तो जो हम अब जो नॉन होमोजीनियस कर रहे हैं तो उसमें हमारा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, पहले वाई सी फाइंड करेंगे। अब वाई सी फाइंड करने का वही तरीकाकार है जो हम 10.1 में कर चुके हैं, उसी तरीके से हम वाई सी फाइंड करेंगे। और वाई पी के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ये ज़रा गौर से सुन लें। वाई पी फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। उनमें से एक मेथड आज हम कर रहे हैं जिसको हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, यूसी मेथड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यूसी मेथड अप्लाई कब होता है, ठीक है। तो जो हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो राइट साइड होती है विच इज कॉल्ड जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब उसमें तीन कंडीशंस हैं। एक तो ये कि जी ऑफ एक्स, वो भी मैं इधर आपको थोड़ा सा राइट अप कर देता हूँ। यूसी मेथड कैन बी अप्लाइड only if number one g of x is a polynomial फंक्शन हो। अब जी ऑफ एक्स क्या है, जो हमारी लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसकी जो राइट साइड होती है, तो राइट साइड को हम जी ऑफ एक्स बोलते हैं। तो जो राइट साइड है वो पोलिनोमियल फंक्शन हो। नंबर टू, उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। जी ऑफ एक्स इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीसरे नंबर पर जी ऑफ एक्स इज साइन एंड कॉस फंक्शन। साइन या कॉस हो, या चौथे नंबर पर सम जी ऑफ एक्स is sum of product of all above functions, ठीक है। यूसी मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका जो जी ऑफ एक्स है वो या तो पोलिनोमियल फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या साइन या कॉस का फंक्शन हो, या फिर इन सब का प्रोडक्ट या सम हो, ठीक है। वो पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल का हो, साइन और पोलिनोमियल का हो, किसी का भी, इनमें से किसी भी फंक्शंस का प्रोडक्ट या सम हो तो आप ये यूसी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यूसी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे क्या तरीका कर यूसी मेथड अप्लाई करने के लिए आपको मैं एक चार्ट दिखाता हूँ। ये आपको यहाँ पर ये चार्ट नज़र आ रहा होगा।
इसमें देखें ज़रा, we illustrate some specific example of g of x along with the corresponding form of the particular solution. We are of course taking for granted that no function in the assumed particular solution yp is duplicated by the function in the complementary function yc. इसका मैं मतलब आपको बाद में बताता हूँ, ये लास्ट लाइन का ये यहाँ से लेकर ये इस यहाँ से लेकर इस पार्ट का मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये टेबल डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने में। वाई पी वाई सी निकालने का वही तरीकाकार है जो हम पहले कर चुके हैं। वाई पी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर ये लिखा हुआ एनी कांस्टेंट, अब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10, 100, 1000 जो मर्जी आए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए तो आपने उसकी जगह पर वाई पी में क्या लिखना, आप जब वाई पी फाइंड करने करेंगे तो आप ए लिखेंगे, कैपिटल ए सिर्फ। ठीक है। सेकेंडली, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5x+7, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, ताकि सिंपल x भी आ जाए, सिंपल x भी है तो एक लीनियर इक्वेशन है, 4x आ जाए, 3x आ जाए, x आ जाए, x+2 आ जाए, x-3 आ जाए, 2x-3 आ जाए, 2x+4 आ जाए, कोई भी लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आपने वाई पी क्या बनाना है, ax+b। ठीक है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए कोई भी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये 3x² - 2 फॉर एग्जांपल लिखा हुआ ना, कोई भी आ जाए, सिंपल x² आ जाए, x²+2 आ जाए, x² - 3 आ जाए, x²+x+4 आ जाए, x² आ जाए, 2x² आ जाए, -x² आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो आपने वाई पी बनाना है ax² + bx+c। इसी तरह से अगर क्यूबिक इक्वेशन हो, किसी भी तरह की हो, तो आपका जो वाई पी होगा वो ax³ + bx² + cx+e। डी यहाँ पर हम, ये कांस्टेंट है ना, ए बी सी डी ई कांस्टेंट, तो डी हम यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहे, ये ax³ + bx² + cx+e लिखा है, डी नहीं लिखा। डी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम यहाँ पर डी को एज ए डेरिवेटिव ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ये कैपिटल डी को हम डेरिवेटिव के तौर पर यूज़ करेंगे, इसलिए डी को आप छोड़ देंगे, एज ए कांस्टेंट डी नहीं लेंगे। उसके बाद अगर पावर 4 में आ जाए तो इसी तरह से आपने वाई पी भी ax⁴ + bx⁴ + cx⁴ 2 + ex + f इस तरह से कर देना। तो 5वें नंबर पर अगर साइन आ जाए तो साइन एक्स के साथ कुछ भी आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी आए। अब यहाँ पर 4x लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो साइन के साथ साइन एक्स, और एक्स जो है एक्स के साथ कुछ भी हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, वो उसी तरह से आपने इस तरह से लिख लेना है, a cos 4x + b sin 4x। अगर मसलन साइन एक्स है अकेला तो आप a cos x + b sin x लिखेंगे वाई पी में। अगर साइन 3x है तो आप a cos 3x + b sin 3x लिखेंगे। साइन 2x है तो आप a cos 2x + b sin 2x लिखेंगे। इसी तरह से कॉस में वैल्यू आ जाए और कोई भी हो, एंगल कोई भी हो, cos 4x होगा तो आप a cos 4x + b sin 4x। साइन और cos का सेम ही है, ये देखें सेम है, साइन के लिए भी वही इक्वेशन लिखेंगे और cos के लिए भी वही लिखेंगे। क्लियर होगी ये बात। 7वें नंबर पर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, अब वो चाहे e⁻x हो, e⁻2x हो, 3x हो, 4x जो मर्जी हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसका वाई पी आपने क्या बनाना है, e⁻5x। ठीक है ना, अगर 5x होगा तो 5x लगाएंगे, 2x होगा तो 2x लगाएंगे, 3x होगा तो 3x लगाएंगे, जो भी होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ में ए कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक तो था सिंपल, अगर अकेले अकेला कोई भी कोई फंक्शन आ रहा है। अब आगे अगर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, मसलन पोलिनोमियल का एक्सपोनेंशियल के साथ प्रोडक्ट है,
तो क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन और ये है एक्सपोनेंशियल, इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप वही लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, साथ में प्रोडक्ट लिखेंगे जो भी है एक्सपोनेंशियल, वही ऐसे ही लिख देंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट आ रहा है तो आप क्वाड्रेटिक के साथ लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और साथ में ई रेज टू पावर 5x। इसके अलावा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है कि एक्सपोनेंशियल का साइन के साथ या कॉस के साथ, एक ही बात है, साइन के साथ है या कॉस के साथ है, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, ये तरीकाकार है, ए ई रेज टू पावर 3x कॉस 4x प्लस बी ई रेज टू पावर 3x साइन 4x। आप ई रेज टू पावर 3x को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। साइन 4x को, जो आप साइन 4x का आपने लिखना है वो a cos 4x प्लस बी साइन 4x इंटू ई रेज टू पावर 3x लिख दें, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। उसके बाद अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और साथ में साइन के साथ या कॉस के साथ, तो फिर क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लिखेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी कॉस 4x प्लस ई एक्स स्क्र प्लस एफ एक्स प्लस जी साइन 4x, ठीक है। इसी तरह से अगर तीनों का प्रोडक्ट है, पोलिनोमियल भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और साइन या कॉस भी है, तो फिर कैसे लिखेंगे, फिर ये तरीकाकार है, ए एक्स यहाँ पर एक्स है क्योंकि लीनियर है, एक्स अकेला है तो लीनियर है, तो ए एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर 3x कॉस 4x प्लस सी एक्स प्लस ई रेज टू पावर 3x साइन 4x, ठीक है। ये तमाम के तमाम पॉसिबल जो कम्बिनेशंस हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने इन्हीं में से जो भी है वो अपने, आपके पास जो भी जिस तरह का भी फंक्शन आएगा आपने इनमें से देख लेना और उसी के मुताबिक इसको बाय पी आपने लिख देना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये जो मैंने लास्ट लाइन आपको कही थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन क्या है, वी आर ऑफ कोर्स taking for granted that no function in the assumed particular solution yp। अब ये देखिए, ये हमारे पास हैं सारे assumed particular solution, assumed फर्जी, हमने फर्ज किए हैं और इन हमने इनको फर्ज करके हम एक्चुअल yp पर पहुंच जाएंगे। दोबारा देखें, taking for granted that no function in the assumed particular solution yp is duplicated by a function in the complementary function yc। ये चीज, अब हमारे पास एक लीनियर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, हम पहले तो yc निकाल लेंगे और yc का हमें तरीका आता है, yc निकाल लिया। अब yc जो भी आएगा, मसलन आ गया जी वो c1 ई रेज टू पावर 2x, मैं फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x, ये yc आ गया। अब हमने yp यहाँ से एज्यूम करना है। आपने जब भी yp लिखना है तो हर किसी से पहले आपने x रेज टू पावर k साथ लिख देना, x रेज टू पावर k ऐसे ब्रैकेट लगा के, जो भी आपने yp ये वाला लिखना है ना उसके साथ आपने ये ब्रैकेट लगानी है और x रेज टू पावर k लिख देना। अब इसका क्या मतलब होगा जी, इसका ये मतलब होगा कि आपने जो yp एज्यूम किया हुआ है, क्या वो yc में तो नहीं है, कोई डुप्लीकेट तो ना हो जाए, ठीक है। यानी कि yp में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट yc में नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि yc तो आप निकाल चुके हैं, ठीक है, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपने yp क्योंकि खुद से एज्यूम किया है, इसलिए yp वाला, अगर yp वाला एलिमेंट कोई एक टर्म, yp की कोई एक टर्म, दो टर्म्स वो yc में आ जाती हैं तो आपको yp चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, आपने ये x की पावर k लिखा है साथ,
अगर एक टर्म रिपीट हो रही है तो आप x की पावर 1 कर देंगे, अगर नहीं रिपीट हो रही तो फिर x की पावर 0, वो फिर कोई चेंज नहीं होगा इसमें। लेकिन अगर वाई सी और वाई पी में कोई टर्म सेम आ रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं, एक टर्म रिपीट हो, एक आप 1 x की पावर 1 लगा दें, अब x की पावर 1 लगाने से फिर भी रिपीट हो रही है, फिर भी रिपीट हो रही है, तो फिर आप क्या करेंगे, x की पावर 2 ले लेंगे। अगर फिर भी रिपीट हो रही है x की पावर 3 लगा लेंगे, फिर भी रिपीट हो रही है तो x की पावर 4 लगा लेंगे। जब तक उसकी रेपिटेशन डुप्लीकेशन खत्म नहीं हो जाती, आप तब तक ये प्रोसेस जारी रखेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? तो ये वाली लाइन यही लिखी हुई है कि जब भी आप पर्टिकुलर सोल्यूशन वाई पी एज्यूम करेंगे, तो आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये डुप्लीकेट फंक्शन ना बन जाए कंप्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी में। वाई सी का कोई फंक्शन भी वाई सी में भी वही फंक्शन हो और वाई पी में भी वही फंक्शन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई सी का फंक्शन आप देखेंगे तो वाई पी में आपने एक्स की पावर 1 इंक्रीज कर देना है, अगर फिर भी डुप्लीकेट है तो एक्स की पावर 2 इंक्रीज कर दे, फिर भी डुप्लीकेशन है तो एक्स की पावर 3 इंक्रीज कर दें। क्लियर होगी बात? तो ये सारा इसका तरीकाकार था, ये इसकी एज्यूम्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है इसका। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मैं आपको करवाता हूँ 10.3। 10.2 आपने सेम इसी मेथड से करनी है। जी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जी y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2x। अच्छा यहाँ पर ये देखें कि ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर है ये, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर इज इक्वल टू जो जी ऑफ एक्स हमारा ई रेज टू पावर 2x आ रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पर जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए वाई सी निकालना पड़ेगा और वाई पी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर पहले हम निकालते हैं वाई सी। फॉर वाई सी फॉर वाई सी the associated homogeneous differential इक्वेशन इज, इसकी एसोसिएटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं उसको इस तरह से लिख लूँ जैसे हमने वहाँ पर लिखी थी 10.1 में, आप उस ताकि आपको आसानी होगी, तो ये बन जाएगी डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये मैंने जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसकी होमोजीनियस फॉर्म इधर लिखी थी, क्योंकि होमोजीनियस में जो राइट हैंड साइड है वो 0 होती है, जी ऑफ एक्स 0 होता है, क्योंकि हम वाई सी फाइंड करना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो इट्स करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो हमारा तरीकाकार था, इट्स करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, एम स्केयर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप
सॉल्व करेंगे तो आपके पास m इज इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड 2। सो वाई सी क्या बना, वाई सी इज इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं, C1 ई रेज टू पावर 2x प्लस C2x ई रेज टू पावर 2x। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये अब हमारा आ गया वाई सी बन गया। अब हम करेंगे फॉर वाई पी। फॉर वाई पी हमने क्या करना है, हमने वाई पी को एज्यूम करना है। ठीक है, तो वाई पी क्या आएगा, वाई पी इज इक्वल टू, हम देखेंगे कि हमारी जो जी ऑफ एक्स क्या था, ई रेज टू पावर 2x। अब ई रेज टू पावर 2x लिखने के लिए हमारे पास क्या उसका एज्यूम्ड होता है, एज्यूम्ड वाई पी ए ई रेज टू पावर 2x, ये होगी। अब मैंने आपको बताया था कि आप ये देखें कि क्या ये वाई सी में है। ठीक है, तो ए का मतलब कांस्टेंट है, C1 का मतलब भी कांस्टेंट है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये C1 ई रेज टू पावर 2x है, यानी कि कांस्टेंट इंटू ई रेज टू पावर 2x। तो यहाँ भी कांस्टेंट इंटू ई रेज टू पावर 2x है। तो इसका मतलब है वाई पी वाली वही ये वाई सी में भी है। ठीक है, तो अगर वो वाई सी में है तो फिर हम क्या करेंगे, आपको बताया था कि इसके साथ आपने एक्स रेज टू पावर के लिखना। अब देखिए कि एक टर्म है इसमें जो कि वाई सी में भी है और वाई पी वाली टर्म वाई सी में मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, आप के की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया ए एक्स ई रेज टू पावर 2x। अब देखें कि अब तो डुप्लीकेशन नहीं आ रही, अब वो अब भी आ रही है। ठीक है, अब भी ये देखें कि ये ए एक्स ई रेज टू पावर 2x है, तो इधर C2x ई रेज टू पावर 2x है, तो डुप्लीकेशन आ गई। कांस्टेंट ए है इधर, उधर C2 है, वो कांस्टेंट मीन कांस्टेंट, वो चाहे ए लिखा हो, सी लिखा हो, C1 लिखा हो, C2 लिखा हो। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर x की पावर 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि x की पावर 1 लेने से फिर डुप्लीकेशन आ रही है। तो आप x की पावर 2 ले लें, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए, अब तो डुप्लीकेशन नहीं है, अब कोई डुप्लीकेशन नहीं है, तो इसका मतलब आपका एज्यूम्ड जो वाई पी है वो आएगा ए एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, अब तरीकाकार इसका समझने कि अब आपने क्या करना, अब आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना। डेरिवेटिव ले लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में ई रेज टू पावर 2x वैसे ही लिख दें, वो प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, प्लस ए ई रेज टू पावर 2x एज इट इज़ आ गया, और सॉरी एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, और ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव 2 ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखें ज़रा तरतीब के साथ, तो ये आपका बन गया 2a एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू ई रेज टू पावर 2x।
ठीक है, अब हमारे पास ये हमने डेरिवेटिव इस इक्वेशन को देख कर लेने हैं। हमारे पास दो डेरिवेटिव्स है, वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम, तो इसलिए वाई प्राइम ले लिया, फिर वाई डबल प्राइम भी ले लें। तो इसी का ही फिर डेरिवेटिव ले लें, तो वो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि क्या वो डेरिवेटिव बनता है, वो 4ax² प्लस 8ax प्लस 2a इंटू ई रेज टू पावर 2x। ये वाई प्राइम और वाई डबल प्राइम हो गया। अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लें पुटिंग दीज वैल्यूज इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें आप पुट करेंगे तो पहले वाई डबल प्राइम है, -4 वाई प्राइम है, तो वाई डबल प्राइम ये आ गया -4 वाई प्राइम उसके बाद +4 वाई +4 वाई ये बनेगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। ठीक है, इसको आपने अब सॉल्व करना है और इक्वेट करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ इसको इक्वेट कर लें। ठीक है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x। तो इक्वेट करने के बाद आपके पास जो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा यहाँ से कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद आपके पास ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, जो ए है। तो इसका मतलब है जो वाई पी आया, जितने भी कांस्टेंट हो गए वहाँ यहाँ से सब कांस्टेंट्स की वैल्यूज आ जाएगी। तो वाई पी हमारे पास हमने जो एज्यूम किया था वो a x² ई रेज टू पावर 2x था, तो ए की हमने वैल्यू निकाल ली है। तो इसका मतलब है वाई पी हमारा बन गया 1/2 x² ई रेज टू पावर 2x। सो जनरल सोल्यूशन सो जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन क्या बना जी, y इज इक्वल टू वाई सी किधर गया हमारा, ये था वाई सी प्लस वाई पी हमारा है ये वाला, ये हमारा जनरल सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 10.3 का। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले भी क्वेश्चंस करेंगे, आप भी ये बाकी के क्वेश्चंस करने की कोशिश करना।